Hello everyone. So welcome you all again to my YouTube channel Let's Do Biology. Uh, if you are new to my channel then please subscribe my YouTube channel Let's Do Biology, and if you are liking my videos then don't forget to share my videos with your friends and like my videos. So today what I am gonna discuss with you is NII PYQs with solution. I got comment that some students want PYQ solution are related to NII because as you know कि NII का एग्जाम अभी आ रहा है अक्टूबर में. So this will help you to get some idea that which type of question and which type of pattern you will get. And उसके साथ साथ मैं जो लास्ट ईयर मैंने भी एग्जाम दिया था उसका भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह का एग्जाम था, कैसे पैटर्न था. एंड मैंने पहले ही एनआईआई का सॉल्यूशन एग्जाम से रिलेटेड, पूरा सिलेबस से रिलेटेड, कैसे एग्जाम होता है, कितना क्वेश्चन आता है, इस सब से रिलेटेड वीडियो पहले डाल चुकी हूँ. सो अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो उसको जाके देखो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. आई विल गेट द लिंक इन आई बटन. एंड ऑल्सो मैंने एनआईआई का अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आपने वो भी नहीं देखा हो तो उसको भी देख सकते हो. ओके सो अभी मैं एनआईआई का पीवाईक्यू डिस्कस करती हूँ. लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि एनआईआई का क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है, ठीक है. ये एनआईआई का एक सैम्पल पेपर है 2017 का, जो कि मैं बस वही डिस्कस कर सकती हूँ. एनआईआई का कोई भी पेपर नहीं मिलता है, वो आपको पेपर नहीं देते. एनआईआई में क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो एक लिस्ट आती है स्टूडेंट्स की, उसमें जो जो सिलेक्ट करते हैं उनका नेम आता है. ऐसे नंबर नहीं आता, ना ही आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर पता चलता है, ठीक है. सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का इससे रिलेटेड भी डाउट था. ओके सो स्टार्ट करते हैं. देखो जो ये क्वेश्चन पेपर था इसमें स्टार्टिंग का 24 नंबर तक क्वेश्चन था. ओके सो द फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ ओके सो फर्स्ट लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि जो स्टार्टिंग का 24 क्वेश्चन था इस पेपर में, 24 तक लाइक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन था. बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ बायोलॉजी और एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन था. ओके एंड इसमें जैसे स्टार्टिंग में सारा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन दे दिया था, बट लास्ट ईयर पैटर्न क्या था कि स्टार्टिंग से ही बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया था एंड जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन था वो लास्ट में था एंड इन बिटवीन ऑफ द बायोलॉजी क्वेश्चन था, ठीक है. ऐसे सेग्रीगेटेड नहीं था, बायोलॉजी और एप्टीट्यूड पार्ट मिक्सअप था, ठीक है. एंड 7-8 क्वेश्चन थे एप्टीट्यूड के, ठीक है. सो अभी तक आपने, फिर से बोलूंगी, वो मेरा प्रीवियस वीडियो एनआईए का नहीं देखा है तो उसको देख लेना, उसमें मैंने ये चीज अच्छे से क्लियर किया है कि 7-8 लास्ट ईयर में एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड और बायोलॉजी से रिलेटेड था. एंड जो इस क्वेश्चन में मैंने देखा और जो लास्ट ईयर में आया था उसमें एक चीज डिफरेंट था कि कुछ क्वेश्चन लाइक जैसे आपको दे दिया जाए कि आपके पास 5% NaCl है, 1% बनाना है, लाइक 1x है, 10x बनाना है, 100 ml था आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चन के एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन तो थे ही, ठीक है. सो इस टाइप के क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर लेना, लाइक जैसे आप प्रैक्टिकल करते होंगे उसमें आता है तो ये. सो हम अभी डिस्कस करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर से, विच ऑफ द फॉलोइंग. एंड हाँ, एनआई का क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता. अगर आपने CSIR गेट टीबीटी किसी का भी प्रिपरेशन सही से किया है तो आप इजिली क्रैक कर दोगे. आई एम डैम श्योर अबाउट दैट कि आपने अगर प्रिपेयर किया है तो अच्छे से आराम से कर दोगे इसको क्लियर, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन DNA एंड RNA इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है. सो इजी सा क्वेश्चन है कि DNA और RNA में कौन सा चीज है बायोलॉजिकल सिस्टम में जो नेचुरली हमारा होता है उसमें कौन सा नहीं पाया जाता. 2 डीऑक्सी राइबोज. सो ये तो डीएनए में राइबोज जो शुगर होता है वो 2 डीऑक्सी राइबोज ही होता है. मिथाइल ग्रुप भी होता है, ठीक है, जो थाइमिन में होता है ना. एंड फोस्फोडाइएस्टर तो डीएनए और आरएनए दोनों में ही होता है. 3 डीऑक्सी राइबोज ये नहीं होता. 2 डीऑक्सी राइबोज होता है, 3 डीऑक्सी राइबोज नहीं होता, ठीक है. सो इसका आंसर होगा डी. ऐसे याद रखना, ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है. एंड वन मोर थिंग गाइज, इफ यू वांट टू ज्वाइन विद मी ऑन टेलीग्राम देन आई विल गिव टेलीग्राम लिंक of my group in description box. You can join with me on there also. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो. एंड ऑल्सो वहां पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्विज टाइप का भेजती रहती हूँ तो आपका प्रैक्टिस होता रहेगा. सो यू कैन ज्वाइन मी देयर ऑल्सो.
The second law of thermodynamics states that any spontaneous change in an isolated system is accompanied by increase in of the system. अगर हमारे पास हमें स्पॉन्टेनिटी चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज बढ़नी चाहिए? हम एकदम से बोलते कि रैंडमनेस बढ़ना चाहिए. रैंडमनेस मीन्स एंट्रोपी. याद रखना, जब भी स्पॉन्टेनिटी बढ़ता है ना, तो उसके साथ एंट्रोपी हमारा इंक्रीज होता है. नोट दीज थिंग्स. ठीक है, एंट्रोपी है डी ऑप्शन में, तो स्पॉन्टेनिटी के साथ हमारा क्या चीज बढ़ता है? एंट्रोपी जब बढ़ती है तब स्पॉन्टेनिटी हमारी इंक्रीज होती है. ओके, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो रेंडमनेस चाहता है. ओके, सो आंसर इज डी. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन ए ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन? तो ये हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन से में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है. ओके, सो सक्सिनिक एसिड नहीं, फ्यूमेरिक. फ्यूमेरिक जो है ना उसमें ट्रांस होता है. ये जो दोनों है ये दोनों आइसोमर है, बस फर्क क्या होता है इसमें? जो फ्यूमेरिक है, फ्यूमेरिक में ये ट्रांसफॉर्म होता है. ओके, लाइक सी डबल बॉन्ड सी एंड वन साइड जैसे COH इधर होगा, एक साइड COH इधर होगा, एंड H इस तरफ, H इस तरफ, ये हो जाएगा फ्यूमेरिक. अब जो ये थर्ड ऑप्शन है मैलिक, ये भी ऐसा ही है, बट इसमें COH यहाँ पे, तो यहाँ पे COH सिस फॉर्म होता है, एंड H यहाँ पे, देन H यहाँ पे. ठीक है, मैलिक इज डिफरेंट, दैट इज सिस. These both are cis and the fumaric is the transform. ठीक है, तो इन दोनों का सेम स्ट्रक्चर होता है, बस ये ट्रांसफॉर्म होता है फ्यूमेरिक एंड मैलिक इज सिस. ये हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल में आता है, तो इनको अच्छे से याद रखना. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स फॉर्म्स टर्सरी अमाइड बॉन्ड्स इन प्रोटीन्स? कौन सा फॉलोइंग अमीनो एसिड जो है वो टर्सरी अमाइड बॉन्ड फॉर्म करता है? तो अब जो हमारा टर्सरी अमाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? आइसोल्यूसिन, थ्रियोनिन. सबसे पहले तो जितना भी आप अमीनो एसिड हो ना, उनका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो अगर आपको जो भी अमीनो एसिड है, अगर उनका स्ट्रक्चर याद होगा तो आप आसानी से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन जो इनसे रिलेटेड होंगे अमीनो एसिड से, वो सब सोल्व कर सकते हो आराम से. ठीक है, तो और इनमें जैसे कुछ कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनमें कुछ स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे इमिडाजोल रिंग हो गया, प्रोलिन हो गया, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं, तो उनको याद रखना. उससे रिलेटेड भी सब जगह क्वेश्चन आते ही रहते हैं. इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि टर्सरी अमाइड बॉन्ड क्या होता है. अब टर्सरी अमाइड बॉन्ड होता है जिसमें जो N है वो एंगेज होता है आपकी बॉन्डिंग में सारी तरफ से कार्बन से. वैसे तो हमारा NH2 होता है NH, और एक साइड से इधर से बॉन्डिंग, एक साइड से इधर से, लेकिन अभी ये H भी ना हो और ये भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसा कौन सा होता है? यू ऑल नो कि इट इज प्रोलिन. प्रोलिन जो है वो टर्सरी अमाइड बॉन्ड फॉर्म करता है. ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अमीनो एसिड डिफर बाय वन मिथाइलिन यूनिट इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर्स? अभी मैं बोल रही थी ना लास्ट क्वेश्चन में कि आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर याद कर लेना, चाहे ये पेपर नहीं, जितने भी क्वेश्चन पेपर होते हैं सब में, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सब में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं. अमीनो एसिड से उनका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होना चाहिए. सो ग्लाइसिन और ग्लूटामिन नहीं, ग्लाइसिन में तो सिर्फ R ग्रुप क्या होता है? सिर्फ H होता है. ग्लूटामिन इज एसिडिक अमीनो एसिड, तो ये तो नहीं. प्रोलिन, प्रोलिन भी हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है, एंड फिनाइल एलेनिन है, बट फिनाइल एलेनिन में फिनाइल रिंग होती है, एंड इट इज डजंट हैव एनी एरोमेटिक स्ट्रक्चर टाइप लाइक एनी रिंग. ठीक है, ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन, यस, इसमें क्या होता है? ग्लूटामिन और एस्पार्जिन में ओनली एक मिथाइल यूनिट का ही फर्क होता है. ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लूटामिक और मिथियोनिन नहीं, ग्लूटामिक एसिड है और ये हाइड्रोफोबिक है जिसमें S सिस्टीन होता है. ठीक है,
Which of the following best characterize the distribution of parental DNA strands when one DNA double helix is replicated to form two? तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जिसमें क्या होता है, हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है ये, तो जब डिवाइड होगा ये, तो एक तो पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा, दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, और जो दूसरा स्ट्रैंड आएगा दैट विल बी डॉटर स्ट्रैंड, जो कि न्यूली फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये न्यूली फॉर्म हुआ और एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा दोनों में। अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिए हुए हैं। Each of the newly formed double helix contain exactly one parental strand, ये तो वही लग रहा है जो बात अभी मैंने बोली है। ठीक है, सही लग रहा है ये, तो आगे पढ़ते हैं। Exactly one of the two newly formed double helix contain both parental strand, ये गलत है। इसमें बोल रहा है कि दोनों में से सिर्फ एक जो है वो दोनों ही पेरेंटल स्ट्रैंड को कंटेन करेगा, ऐसा नहीं होता सेमी कंजर्वेटिव में। ठीक है, the parental strands are not incorporated into either of the newly formed, इसमें बोला है कि पेरेंटल स्ट्रैंड जाता ही नहीं है, तो ये भी गलत है। each of the newly formed double helix contain multiple randomly distributed segment of each parental strand, कैसे randomly distributed हो जाता? नहीं, हमारा ऑप्शन ए सही है, ए ही सही, एकदम फिट बैठ रहा है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में। ओके, so the next question is, which of the following steps in the scientific method would you associate deductive reasoning with? Actually I am not confirmed about this, you can watch this question and tell me in comment box. I forgot to search this question because it is not related to my subject, so if I will get this question then guys I will tell you in comment box. Sorry for this question. Okay, so next question is, fat is stored in, fat कहाँ पे stored होता है? connective tissue? No. adipose tissue? Yes. fat adipose tissue में store होता है। ठीक है, epithelial tissue नहीं, areolar tissue नहीं, adipose tissue is the main site for storage of fat. So next question is, which element is required for the synthesis of thyroxine? ये है हमारा ग्लैंड वाले हार्मोन वाले चैप्टर से। इसमें क्या होता है कि जितने भी हार्मोन है ना, उन हार्मोन के कौन से अमीनो एसिड से वो किसके डेरिवेटिव है, ये सब बहुत अच्छे से याद रख लेना कि कौन सा प्रोटीन से बन रहा है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इस टाइप से पॉलीपेप्टाइड है, प्रोटीन है, ये सब जितने भी हार्मोन है सबका याद रख लेना। जो जो थायरोक्सिन होता है वो आयोडीन से बनता है। ठीक है, सिंथेसाइज होता है आयोडीन से, याद रखना है इसको। डिफरेंट हार्मोन से हमारे पास जो डिफरेंट अमीनो एसिड से सिंथेसाइज्ड होते हैं, तो इसको देख लेना अमीनो एसिड का भी, जैसे यहाँ पे थायरोक्सिन के लिए आयोडीन इन्वॉल्व होता है। ओके, एंड अमीनो एसिड बोले तो टायरोसिन। ओके, जैसे सेरोटोनिन के लिए ट्रिप्टोफैन होता है, थायरोक्सिन के लिए टायरोसिन। Then the next question is, the conceptual basis on which vaccines work. वैक्सीन किस पे काम करती है? मतलब जब हम एक बार वैक्सीन दे दिए तो वो आगे तक काम करती रहती है। तो उससे क्या होता है कि जब हम वैक्सीन देते हैं तो हमारी बॉडी में उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, और एंटीबॉडी बनती है, कुछ मेमोरी सेल्स भी बनती है। तो जब नेक्स्ट टाइम जब भी एक्सपोजर उस सेम एंटीजन का होगा, तो हमारी बॉडी में जो मेमोरी सेल पहले से बनी हुई है वो प्रोलिफरेट करेंगे और वो बी सेल एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो वैक्सीन का मतलब वही होता है कि ये मेमोरी सेल प्रोवाइड करते हैं, इसका प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है वैक्सीन का। ठीक है, अब हम अपना ऑप्शन देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन से में, इंडक्शन ऑफ इनेट इम्यून रिस्पॉन्स, इट इज नॉट द प्रिंसिपल। ठीक है, कि इनेट इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करती है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, नो इट इज नॉट ऑल्सो द प्रिंसिपल। इम्यून मेमोरी, यस, जो वैक्सीन है हमारा वो मेमोरी प्रोवाइड करती है, सो दैट whenever we are having the next exposure of same type of antigen, so that we can have something that can elicit response against to that antigen or pathogen, whatever the thing that our body exposed to। ठीक है, तो इम्यून मेमोरी, मेमोरी सेल, मेमोरी बी सेल या फिर जो भी सेल से टी सेल बी सेल जो भी जनरेट होती है वो हमारी हेल्प करती है नेक्स्ट एक्सपोजर में, इसलिए हम वैक्सीन लेते हैं। वैक्सीन का प्रिंसिपल यही होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिलेटिव लेवल ऑफ स्पेसिफिक आईजीएम एंटीबॉडीज कैन बी ऑफ डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस बिकॉज, कि आईजीएम एंटीबॉडी जो है वो डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस
डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस होता है उसका। क्यों क्यों क्योंकि आईजीएम जो है ना, सबसे पहले जो भी एंटीजन आया और उसका एक्सपोजर हुआ, तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी में जनरेट होती है दैट इज विल बी आईजीएम। आईजीएम सबसे ज्यादा लेवल पे जनरेट होती है फर्स्ट टाइम एक्सपोजर पे, उसके बाद आईजीजी होती है। ठीक है, सेकेंड एक्सपोजर में ऑफ कोर्स आईजीजी का लेवल स्टार्टिंग में ही ज्यादा हो जाएगा, बट फर्स्ट एक्सपोजर में आईजीएम का लेवल सबसे ज्यादा होगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं, आईजीएम इज easier to detect, this is not the correct answer कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, उससे रिलेटेड ये नहीं है। वायरल इन्फेक्शन ऑफन रिजल्ट इन वेरी हाई आईजीएम रिस्पॉन्स, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वायरल इन्फेक्शन आईजीएम रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। ठीक है, आईजीएम एंटीबॉडी आर मोर ऑफन प्रोटेक्टिव अगेंस्ट री इन्फेक्शन देन द अदर आइसोटाइप, कि आईजीएम एंटीबॉडी ज्यादा प्रोटेक्टिव होती है री इन्फेक्शन के अगेंस्ट, कि फिर से इन्फेक्शन होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि इसकी कुछ ऐसी स्पेसिफिक फंक्शन है, नहीं। रिलेटिव हाई लेवल ऑफ आईजीएम ऑफन कोरिलेट विद रिसेंट एक्सपोजर टू द इंड्यूसिंग, ये सही है कि अगर रिसेंट एक्सपोजर हुआ किसी इंड्यूसिंग एजेंट का, तो आईजीएम का जो लेवल है वो रिलेटिवली ज्यादा होगा, जो मैं अभी बता रही थी। ठीक है, सो दिस विल बी द ऑप्शन आंसर, सॉरी, okay, sorry. To which of the following group would it be acceptable to give a live attenuated viral vaccine? सो इसमें क्या होता है कि जो लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है, इनमें से कुछ कुछ ऐसी वैक्सीन होती है जैसे मिसेल्स की, मम्प्स की। ठीक है, ये सब वैक्सीन हम बच्चों को देते हैं जो कि अंडर 8 ईयर ऑफ एज होते हैं, उनको हम ये लाइव एटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन देते हैं। ठीक है, सो आंसर तो ये होगा। और अदर ऑप्शन देखते हैं, पेशेंट ट्रीटेड विद स्टेरॉइड्स, जो भी पेरेंट्स स्टेरॉइड से या फिर कुछ भी ऐसे लिम्फेटिक, हमारी इम्यून सिस्टम में जो इम्यून पावर को, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो भी डिजीज से डायग्नोज होते हैं पेशेंट, हम उनको वैक्सीन ऐसी प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही वीक है। और वायरल वैक्सीन देंगे तो क्या पता वो लाइव है और वो एटीन्यूएटेड जरूर है, बट क्या पता वो रिवर्स हो जाए उसकी एक्टिविटी और वायरलिटी उसमें आ जाए। ठीक है, सो दैट विल बी वेरी फैटल फॉर दैट पेशेंट। इसलिए हम पेशेंट को, तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उनको कभी भी हम लाइव एटीन्यूएटेड वायरल वैक्सीन नहीं देंगे। देन नेक्स्ट इज प्रेग्नेंट मदर, नहीं, क्योंकि वो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है अगर हम वैक्सीन दे देंगे लाइव एटीन्यूएटेड। पेशेंट विद ल्यूकेमिया, जैसे मैंने बताया स्टीरॉइड्स के लिए, स्टीरॉइड के लिए नहीं देते, ऐसे ही हम ल्यूकेमिया या फिर बोलो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को नहीं देते। सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए। Next question is, the circulation of a 2 month old baby breastfeed will contain maternal IgA, क्योंकि IgA मिल्क में होता है। जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है उसमें IgA होता है, कोलोस्ट्रम जिसको हम बोलते हैं, वो IgA से फिल होता है। B cell are able to make cell surface secreted versions of antibodies using, B सेल जो है वो कुछ तो बनाती है सरफेस से अटैच एंटीबॉडी। ठीक है, और कुछ होता है सिक्रेटेड वर्जन। तो ऐसा किस वजह से होता है? अब देखो, ये लगा लो हमारा बी सेल है और इसमें ये एंटीबॉडी अटैच है, बट ऑन द अदर हैंड ये एंटीबॉडी है जो इसने सिक्रेट किया है। इसमें ये पूछे कि अलग अलग कैसे बना सकते हैं, क्या रीजन होता है इसका? तो इसके पास देखो एक क्या चीज है यहाँ पे, इसके पास कुछ ऐसा रीजन होगा यहाँ पे जिससे ये अटैच कर सकती है मेम्ब्रेन से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कुछ, इसलिए ये अटैच नहीं कर सकती। तो क्या होता है, इनका डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग होता है। डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग मतलब जब ये फॉर्म होती है तो उस टाइम स्प्लाइसिंग इस तरीके से होता है कि जो एंटीबॉडी मेम्ब्रेन से अटैच होना चाहती है उनमें ये पार्ट जो सी टर्मिनल है, जो मेम्ब्रेन से अटैच कर ले सकता है, ये पार्ट रह जाता है, बट अदर एंटीबॉडी में यहाँ तक का पार्ट आता है जो बाहर का है। ठीक है, जिससे वो सीक्रेटरी फॉर्म में रिलीज हो जाती है। सो दिस इज ड्यू टू डिफरेंशियल स्प्लाइसिंग, कि स्प्लाइसिंग जो है, इनमें जो स्प्लाइसिंग कट हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल जीन पोल जीन सेम होता है, बस स्प्लाइसिंग अलग होती है। हैवी चेन, लाइट चेन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन एन अटेम्प्ट टू जनरेट, ये जो जितना भी कुछ दिया है ये सब है जो हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट करते हैं उसका प्रोसीजर रिलेटेड लिखा हुआ है। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक माउस है, ठीक है, उस माउस से हम स्प्लीन लेंगे, उस स्प्लीन से हम बी सेल निकालेंगे।
ओके। एंड एक लेंगे हम माइलोमा सेल। माइलोमा मतलब कैंसर सेल। हम क्यों ले रहे हैं ऐसा कि हम माइलोमा सेल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसका जो लाइफ स्पैन है वो अनलिमिटेड होता है, कि वो मरती नहीं है। जो बी सेल माउस की है वो मर जाएगी एक टाइम के बाद। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करें कि इसका प्रॉपर्टी माइलोमा का इस बी सेल में आ जाए, जिससे वो बहुत टाइम तक चले। और इसको हमने सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के वायरस से इन्फेक्ट किया है, तो उसके अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी जनरेट होगी स्प्लीन में, ठीक है। तो बी सेल भी उसी के स्पेसिफिक बनेगी। वैसे तो हमारी बॉडी में पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी होती है, कि वो जो एंटीबॉडी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन के लिए सेंस कर सकती है, बट मोनोक्लोनल सिर्फ एक ही टाइप के स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होगी, ठीक है। तो बी सेल यहाँ पे, माइलोमा यहाँ पे, दोनों फ्यूज करेंगे तो हम उनको बोलेंगे हाइब्रिडोमा सेल। अब हमको हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्योंकि बी सेल भी होगी और माइलोमा सेल भी होगी और हाइब्रिडोमा सेल भी होगी हमारी, ठीक है। तो अब हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे मीडियम में से। बी सेल तो मर जाएगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है। अब माइलोमा सेल कैसे क्या कर सकते हैं हम एक वो डाल देंगे अमीनोप्टेरिन। एक होता है एंटीबायोटिक जो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड के डिनोवो सिंथेसिस पाथवे उसको बंद कर देगा। तो मतलब अब ये न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज नहीं कर सकती। और हम क्या करेंगे, लेकिन एक सेल्वेज पाथवे होता है, अदर पाथवे जिसके थ्रू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो सकते हैं, बट हम उसको भी ब्लॉक कर देंगे माइलोमा सेल में। वो कैसे ब्लॉक करेंगे, एक एचजीपीआरटी होता है एंजाइम, ठीक है, वो इन्वॉल्व होता है इसमें सेल्वेज पाथवे में। हम इस एंजाइम को नेगेटिव फॉर्म में, मतलब म्यूटेंट फॉर्म में, कि माइलोमा सेल में ये प्रेजेंट ही ना हो। तो सेल्वेज पाथवे तो वैसे नहीं चल रहा क्योंकि अमीनोप्टेरिन बंद कर देगा सेल्वेज पाथवे को, हमने सॉल्यूशन में डाला है। और माइलोमा सेल को हमने एचजीपीआरटी नेगेटिव बना दिया, तो अब ये तो वैसे नहीं ग्रो कर पाएंगी, ठीक है, तो मर जाएंगी माइलोमा सेल। बी सेल का लाइफ स्पेन लिमिटेड होता है तो मर जाएंगी। लेकिन जो हाइब्रिडोमा सेल है वो जिंदा रहेंगी। वो कैसे जिंदा रहेगी, क्योंकि इसमें बी सेल भी है, जो हमारी माउस से लिया है वो बी सेल है। उस बी सेल के पास तो एचजीपीआरटी है, तो वो तो सिंथेसाइज कर सकता है न्यूक्लियोटाइड को। अमीनोप्टेरिन ही तो नहीं है, उससे डिनोवो पाथवे नहीं चलेगा, बट एक दूसरा पाथवे होता है न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज करने का, सेल्वेज पाथवे, वो चल जाएगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ हाइब्रिडोमा सेल मिलेंगी, ठीक है। ये सब इस पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो मैंने आपको समझाया। आई होप कि समझ आया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिवर्स करना और फिर से जाके देखना, ठीक है। इसमें पूछा है यही कि उन्होंने क्या किया, स्प्लीन लिया, माइलोमा सेल लिया, फ्यूज किया उनको, ठीक है, अमीनोप्टेरिन डाल दिया। और 10 दिन बाद जॉर्ज फाउंड ग्रोइंग सेल ओनली इन वेल्स विच ही हैड पुट स्प्लीन एक्स माइलोमा फ्यूज्ड सेल, मतलब हाइब्रिडोमा सेल। दीज रिजल्ट सजेस्ट दैट the myeloma cell line which George used in his experiment has limited lifespan. The spleen cells can't utilize thymidine and hypoxanthine to synthesize DNA. Myeloma cells do not die in presence of aminopterin. Fused spleen cell को fused किया, myeloma hybrid acquired the ability to grow in het medium from spleen cell। ये बिल्कुल सही है कि जब हमने myeloma और spleen cell को fused किया तो उसने het medium उसके पास एबिलिटी आ गई कि वो ग्रो कर सके इन। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटीजन मोइटी ऑन एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिकॉग्नाइज्ड बाय अल्फा बीटा टी सीआरईज। इसमें पूछा है कि जो हमारा एंटीजन होता है एपीसी पर, अब हमारा एपीसी कौन कौन सा होता है, मेनली बी सेल, डेंड्रिटिक सेल एंड मैक्रोफाज। याद रखना जो ये वाला क्वेश्चन है ये बहुत जगह इंटरव्यू में पूछा गया, ऑलमोस्ट मेरे को आईआईएससी में भी पूछा है एंड एनआईआई में भी पूछा है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने अभी तक मेरा आईआईएससी इंटरव्यू का वीडियो नहीं देखा है एंड यू वांट टू नो कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो यू कैन चेक माई IISc interview videos also. Or biochemistry, 3 department, biochemistry, micro and cell biology, MCB, and one more DBZ, developmental biology and genetics. Okay, so this question is asking कि जो APC है उस पर एंटीजन मोइटी होती है वो रिकॉग्नाइज्ड की जाती है
अल्फा बीटा टीसीआर से। वो क्या होता है, मतलब अल्फा बीटा टीसीआर से जो रिकॉग्नाइज किया जाता है वो एंटीजन, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? नेटिव प्रोटीन एंटीजन प्लस एमएचसी मॉलिक्यूल। नहीं, हमारा नेटिव प्रोटीन कभी भी प्रेजेंट नहीं किया जाता टीसीआर को, वो प्रोसेस्ड होता है, छोटे छोटे पेप्टाइड होते हैं, प्रोसेस हो जाते हैं, ठीक है, और देन वो हमारा प्रेजेंट किए जाते हैं टीसीआर को। सो होगा प्रोसेस्ड एंटीजन, ठीक है, एंड प्लस एमएचसी। प्रोसेस्ड एंटीजन के साथ एमएचसी, प्रोसेस्ड एंटीजन प्लस एमएचसी प्रेजेंट किया जाता है टीसीआर को, हमेशा याद रखना, ना कि ओनली एंटीजन। जैसे बी सेल में हमारा बीसीआर को प्रोसेस्ड एंटीजन, ओनली एंटीजन प्रेजेंट किया जाता है, बट टीसीआर को एमएचसी प्लस प्रोसेस्ड एंटीजन। सो इसका आंसर होगा बी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो इस क्वेश्चन में ही दो इंटरव्यू के क्वेश्चन छुपे हैं कि एपीसी कौन कौन सा होता है। फिर एपीसी में भी हमारा दो टाइप कहा जाता है, एक जो प्रोफेशनल एपीसी एंड अदर आर नॉन प्रोफेशनल एपीसी, ठीक है, कुछ नॉन प्रोफेशनल भी होते हैं जैसे फाइब्रोब्लास्ट और भी होती है, ठीक है। एंड जो टीसीआर को प्रेजेंट किया जाता है एंटीजन मॉलिक्यूल, प्रोसेस्ड एंटीजन होता है प्लस एमएचसी होता है, नॉट ओनली प्रोसेस्ड एंटीजन बट इट शुड बी विद एमएचसी, एंड नेटिव एंटीजन नहीं होता, ठीक है। सो आंसर विल बी बी। The next question is, the incidence of malaria is increasing worldwide. Which strategy is currently most effective means of controlling the spread of disease? देखो, मलेरिया हो रहा है, लेकिन मलेरिया को रोकने के लिए जो मेन प्रिवेंशन कंट्रोल जो हम अपने तक ले सकते हैं नॉर्मली, वो इसमें पूछा है कि मोस्ट इफेक्टिवली वर्ल्ड वाइड क्या यूज किया जाता है। तो देखते हैं। क्वारंटाइन ऑल इन्फेक्टेड नहीं, हम इतने सारे लोग होते हैं मलेरिया, उनको क्वारंटाइन नहीं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मलेरिया एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल जाता है, तो इसलिए क्वारंटाइन करने की तो जरूरत ही नहीं है। रिड्यूस्ड मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड, यस, इट इज द मेन। अगर हम जहाँ पे मॉस्किटो पैदा होते हैं, ठीक है, अगर हम उसी जगह को बंद कर देंगे तो क्या होगा, मॉस्किटो तो फिर अपने आप रुक जाएगा, ठीक है। सो हम कैसे रोक सकते हैं, उनकी ब्रीडिंग की जगह को अगर रोकते तो। The next is treat all infected people with antibiotics. इतने सारे people को एंटीबायोटिक से ट्रीट करने से अच्छा है कि अगर हम उसके मलेरिया के होने को ही रोक दें। मॉस्किटो जहां से स्प्रेड हो रहे हैं उसी जगह पे उनको प्रिवेंट कर दे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर अस ना। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन आरबीसी टू मेक देम मलेरिया रेसिस्टेंट। इतने सारे आरबीसी को मॉडिफाई करना इज नॉट एट ऑल दैट कैन बी कंसिडर, ठीक है। सो दिस कांट बी, सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो मेनली एंडोटॉक्सिन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ग्राम नेगेटिव में होता है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। पेप्टिडोग्लाइकन नहीं, पेप्टिडोग्लाइकन तो जस्ट एक लेयर होती है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होता। इट इज प्रेजेंट इन लिपोपोलीसैकेराइड, ठीक है। लिपोपोलीसैकेराइड में एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, टिकोइक एसिड में भी नहीं होता, ना ही इनर मेम्ब्रेन में होता, ठीक है। नेक्स्ट इज एन एटम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड व्हेन इट, कोई भी एक एटम है, लगा लो, ओके, N2 है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। अब मेरे को इसको ऑक्सीडाइज करना है। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसमें क्या करूं, इलेक्ट्रॉन ऐड करूं या फिर पीछे की तरफ लिखूं, किस तरफ लिखूं कि इसमें ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब यहाँ पे जो नंबर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इट शुड बी, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर दे, ये इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, ठीक है। गेन अगर ये करेगा, ठीक है, अगर ये गेन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, मतलब ये रिड्यूस होगा, ना कि ऑक्सीडाइज। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए। अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूस स्टेट, इसके अपोजिट लगा लेना। और जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो और इलेक्ट्रॉन लूज करे मतलब इट इज ऑक्सीडाइज, कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड लूज एन इलेक्ट्रॉन।
सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी की दोनों कंडीशन में ही एटम ऑक्सीडाइज्ड होता है। Three samples, namely A, B and C, were tested by a student. इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे बड़ा लग रहा है बट ये इजी है, देखना ध्यान से। बाय स्टूडेंट एंड फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्जर्व, उसने क्या क्या देखा, उसके पास 3 सैंपल है, ये सब क्वांटिटी उसने चेक की इन तीनों सैंपल में, और इसके बेसिस पे हमको बताना है कि ए बी सी में से कौन सा रेन वाटर है, कौन सा सीवेज वाटर है और कौन सा सी वाटर है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन कंटेंट हाई है, क्लोराइड कंसंट्रेशन भी हाई है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लो है। तो ऐसा किस में हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन भी ज्यादा हो, क्लोराइड भी ज्यादा हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी। तो ऐसा तो रेन वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता रेन वाटर में। ठीक है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं होता, लेकिन क्लोराइड आयन का भी कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं पाया जाता हमारा रेन वाटर में। ठीक है, सो इट शुड बी लाइक सी वाटर, क्योंकि सी वाटर जो होता है ना उसमें सबसे ज्यादा आयन की कंसंट्रेशन पाई जाती है। सोल्ट तो देखते ही आपको हो जाना चाहिए कि इट शुड बी सी वाटर, तो या तो ये होगा या फिर ये। अब आगे देखते हैं, अब इसमें लिखा है ऑक्सीजन का कंटेंट तो हाई है, क्लोराइड कंसंट्रेशन भी हाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉरी क्लोराइड कंसंट्रेशन नील है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नील है। अब सीवेज वाटर या रेन वाटर, सीवेज वाटर में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भर भर के होता है। ठीक है, तो सीवेज वाटर तो हो नहीं सकता, रेन वाटर ही होना चाहिए, क्योंकि रेन वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होता है। ठीक है, और आयरन का कंसंट्रेशन कम होता है। चलो इसको कंसिडर करके देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या बचा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, कंटेंट कम है, तो सही बात है। सीवेज में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऑक्सीजन को वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, आयरन का कंसंट्रेशन कम होता है और बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए। और पीएच से भी थोड़ा सा आपको पता लग सकता है। ठीक है, वैसे इन ऑप्शन से तीनों के कंसंट्रेशन से ही पता लग रहा है वैसे तो। सो इट शुड बी आंसर 1। okay, you have isolated first restriction enzyme from Strenotrophomonas maltophilia RY belonging to genus Strenotrophomonas. What would be the name of restriction enzyme? तो देखो restriction enzyme का नेमिंग हम कैसे करते हैं, ये है इसका जीनस, दिस इज स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम, जीनस का एक वर्ड लेते हैं, स्टार्टिंग का एक वर्ड लेना जीनस का, 2 लेना स्पीसीज का। ठीक है, एंड देन ये ऑर्डर, इसमें लेना है दोनों वर्ड, इसका सॉरी इसका लेना है फर्स्ट जीनस फर्स्ट स्पीसीज, देन दो जो भी ऑर्डर उसका फर्स्ट। एंड ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया, इसलिए इसका नाम फर्स्ट लिखा गया पीछे। तो SMAR1, तो आंसर क्या होगा फर्स्ट। जीनस का सिर्फ एक ही वर्ड लेते हैं और स्पीसीज का 2 स्टार्टिंग का। सॉरी, दिस इज नॉट द ऑर्डर, दिस इज स्ट्रेन एंड फर्स्ट इज ऑर्डर। तो जीनस का एक वर्ड, स्पीसीज का 2 वर्ड, स्ट्रेन का फर्स्ट एंड ऑर्डर कौन सा है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ, सेकंड डिस्कवर्ड हुआ, इस तरीके से। ये जैसे इको R1 होता है, उसमें भी ई कोलाई, एस्चीरिया कोलाई RY1 जो भी होता है उसका जीनस का फर्स्ट, स्पीसीज का 2, स्ट्रेन का फर्स्ट एंड देन ऑर्डर। It should be named like that. ठीक है, I hope this is clear. Then peptidoglycan layer in bacteria is composed of repetitive units of N-acetyl D-glucosamine, NAG, NAM. These are connected. Identify the type of linkage. तो ये तो नॉर्मली आपको याद ही रहता है कि जो NAG और NAM है, मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन जो हमारी लेयर होती है, पेप्टिडोग्लाइकन किस में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में। तो इसको याद रखना कि पेप्टिडोग्लाइकन के में मतलब जो होता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये याद रखना, इस क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि कौन सा होता है, NAG एंड NAM। ओके, एंड वन मोर थिंग कि
जो लिंकेज है वो कौन से टाइप की होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लिंकेज दी हुई है वो कौन सी है, अल्फा है या फिर बीटा है। तो इट शुड भी, आपको इसमें से देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो बीटा में क्या होता है, इस कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट कार्बन जुड़ा हुआ है, और जब OH ऊपर होता है तो उसको हम बोलते हैं बीटा, ठीक है। जब नीचे होता है OH तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। तो बीटा कार्बन इन्वॉल्व है, तो इट शुड बी बीटा। देन फर्स्ट कार्बन किससे अटैच है, इस वाली एंटिटी का फोर्थ कार्बन से, तो इट शुड बी बीटा 1,4 बी। इस स्ट्रक्चर से ही पता लगा सकते हो ये आप। Okay, move to next question. In TCA cycle, 2-carbon acetyl coenzyme is transferred from acetyl group is transferred from acetyl coenzyme to OAA, resulting in formation of citrate. 2 carbon of citrate oxidized to this. Each turn of TCA, इसमें पूछे कि TCA साइकिल का जो yield होता है वो क्या होता है मेनली हमारा। इसमें इतना पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं था, बस देखना था कि इच टर्न ऑफ टीसी साइकिल यील्ड्स, कि हर एक टर्न में टीसी साइकिल में कितना यील्ड होता है। तो क्या होता है, याद रखना, 1 molecule GTP, 1 molecule FADH एंड 3 molecule of NADH। देखो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है 1 GTP, 3 NADH एंड 1 FADH2। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटीन मिक्सचर्स आर रिजोल्व। सारा इसमें जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन होता है ना वो मेमोरी बेस का ही होता है NII में, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल तो कुछ ही होते हैं, ऑलमोस्ट मेमोरी बेस होते हैं। प्रोटीन मिक्सचर आर रिजोल्व बाय SDS पेज, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। SDS के लिए कौन सा इनकरेक्ट है, SDS इज नेसेसरी। SDS क्या होता है, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट, ये एक सोल्ट होता है, ठीक है। It is necessary for proper stacking of protein. No, it is not for stacking. Okay, next देखते हैं। ये it binds to proteins and give them uniform negative. It is correct. ये क्या करते हैं, SDS हमारी प्रोटीन पर यूनिफॉर्मली बाइंड होकर और उसको नेगेटिव चार्ज दे देता है। ओके, बाइंड होकर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज। In presence of SDS, proteins are separated based on molecular weight. Yes, completely correct कि SDS जब होता है उसकी प्रेजेंस में प्रोटीन को हम मोलिकुलर वेट के बेसिस पर सेपरेट कर सकते हैं। ग्लाइसिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टैकिंग, ये सही है। इसमें क्या दे रखा था कि SDS स्टैकिंग में इन्वॉल्व होता है, बट नोट इट इज ग्लाइसिन दैट इन्वॉल्व इन प्रॉपर स्टैकिंग, ठीक है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन 1 कि ये इनकरेक्ट है, इसमें पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। Next question is the normal coat color of a mouse is agouti, determined by a gene C. A mutation in this gene CY results in yellow coat. The mutation is a recessive lethal allele but is dominant with respect to coat color. If you cross, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास नॉर्मल कोट कलर जो है माउस का वो है अगौती, जो सी जीन से डिटरमाइन किया जाएगा। बट अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए, मतलब हमारी म्यूटेशन हो गई और रिसेसिव आ गया, तो वो बनेगा येलो। ओके, एक म्यूटेशन से येलो, और द म्यूटेशन इज रिसेसिव लिथल एलील। अगर दोनों पे रिसेसिव आ गया तो वो लिथल है, मतलब वो तो सरवाइव ही नहीं कर सकते अगर दोनों पे रिसेसिव आ गया। एक पे आया हिट्रो में येलो, और जो डोमिनेंट है नॉर्मल कलर है दैट इज अगौती, ठीक है। अब इसमें पूछे हैं अगर हम क्रॉस करते हैं सी स्मॉल y क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस का हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा येलो है, तो इससे क्या क्या बनेगा, सी कैपिटल हेट्रोजाइगस, एक और हमारा हेट्रोजाइगस बनेगा, ठीक है, एंड फाइनली वन विल बी रेसेसिव। तो रेसेसिव तो हमारा लिथल है तो डेट विल डाई। ओके, तो 25% अगौती, 50% येलो, और जो 25% है वो डेड हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखते हैं, 25% नॉट सर्वाइव, 50 येलो, 25 ये। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
Okay, move to next question. Toward deciphering the genetic code, Dr. Gobind Khurana developed a method to synthesize long RNA molecule consists so defined sequence repeated many times. Assuming UUAC sequence is repeated over and over, how many different triplet? तो बताना है ये सीक्वेंस है हमारे पास, इसको देखते हैं. UUAC, फिर से UUAC, ये रिपीट करते जा रहा है, ऐसे ऐसे रिपीट हो ही जा रहा है. तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा ट्रिपलेट बन सकता है, किस किस की प्रोबेबिलिटी है. क्या क्या बन सकता है? UUA, UAC, ACU, CUU. ठीक है, ये 4 टाइप के बन सकते हैं. UUA, UAC, CUU, ACU. सो आंसर शुड बी सी. चेक करना, ठीक है. UUA, UAC, ACU एंड देन CCU. सो ये 4 टाइप की प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रिपलेट डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं हमारे इस सीक्वेंस से. Then next is eukaryotic myoglobin protein is composed of 150 amino acid. कि हमारे पास 150 amino acid है. What would be the nucleotide size in open reading frame of myoglobin mRNA? ठीक है, याद रखना जो ओपन रीडिंग फ्रेम है ना, वो स्टार्ट कोडोन से स्टॉप कोडोन तक होता है. एंड स्टॉप कोडोन को ये इंक्लूड नहीं करता. ओपन रीडिंग फ्रेम जस्ट उस पार्ट को इंक्लूड करता है जो कि कोड करेगा हमारा प्रोटीन को. ठीक है, तो जितना अमीनो एसिड है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि एक अमीनो एसिड कोड किया जाता है 3 न्यूक्लियोटाइड से, तो 3 हो गया तो मतलब 450 बेसिस होंगे. क्योंकि अगर मेरा ओपन रीडिंग फ्रेम ना पूछ करके एमआरएनए का पूछा जाता, देन आई से कि इसमें 453 बेस होंगे, क्योंकि देन हम स्टॉप कोडोन को भी इंक्लूड करेंगे. बट ओपन रीडिंग फ्रेम में स्टॉप कोडोन इंक्लूड नहीं होता. सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी. Okay, next question is identify correct answer in higher eukaryotes organelle genome. इसका I am not certain कि about the my answer, but let's see. Encode all the proteins found in the organelle. नहीं, जो organelle genome है वो सारा अपने proteins को encode नहीं कर सकता. It is not necessary that it will always be circular or either it is linear. ठीक है, circular भी हो सकता है, linear भी हो सकता है. Then the option remaining will be is encode some but not all protein found in organelle. It is correct कि ये अपने कुछ प्रोटीन को इनकोड कर सकता है जो organelle में पाए जाते हैं, but not all, क्योंकि कुछ साइटोसोलिक प्रोटीन इनकोड करते हैं, ये कुछ organelle अपना itself प्रोटीन जो होता है वो होते हैं organelle के जीनोम में. Okay, so answer is option C. Okay, next is aspartic acid contain 3 ionizable group. These, ठीक है, assuming pK value of these PI. नॉर्मली जब भी अगर आपको PI निकालना हो ना, और कोई भी वैल्यू जैसे NH2 की, COH की और R की, साइड चेन की, जिसकी भी वैल्यू दी हुई हो, जो 2 pK वैल्यू पास में हो उनका एवरेज ले लेना हो. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि एक हमको आर का लेना होता है, आर वैल्यू का, ठीक है, आर का, और एक लेना होता है इधर NH2 और COH. अब अगर वो एसिडिक होगा तो हम उसके COH वाला लेते हैं, अगर बेसिक होगा तो NH2. तो इसका मतलब है तो जो पास वाला 2 वैल्यू होगा ना उसका हम डायरेक्ट ले सकते हैं, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है. तो 2 + 4 = 6 by 2 = 3. PI will be 3, एवरेज ऑफ दीज वैल्यू. ओके, सो इजिली आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कि जो 2 पास का वैल्यू दे रखो पीके का, उनका एवरेज ले लेना. अगर सिर्फ एक अमीनो एसिड दिया हुआ है उस केस में ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, याद रखना इसको. एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली इन लाइनवीवर-बर्ग प्लॉट कोरस्पॉन्ड टू. सो ये एंजाइम से है, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि हमारा इस तरफ सबस्ट्रेट होता है 1/s, ठीक है, एंड इस तरफ होता है हमारा रिएक्शन रेट V. तो यहाँ ऐसे ये जाता है, तो इसका पूछा है जो ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है ये क्या होगा. तो जो ये y इंटरसेप्ट है ना, ये तो होता है हमारा 1/v,
1/v. ओके, v max, एंड दिस विल बी -1/km, क्योंकि माइनस साइड है ना, तो -1/km। पता चल गया अब इंटरसेप्ट, ठीक है। सो -1/km और 1/v max। अब ये देख लेना, x वाला माइनस और y वाला 1/, ओके। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एंजाइम से, ये बायोकेमिस्ट्री से। लास्ट ईयर भी पता क्या एक चीज क्या डिफरेंट थी पैटर्न में, इस वाले पेपर में मोलिकुलर बायोलॉजी से इतना क्वेश्चन मैंने ऑब्जर्व किया कि इतना क्वेश्चन नहीं है। बट अभी जो आजकल पेपर आ रहे हैं, चाहे नेट का हो या फिर एनआईआई का भी, मैंने ऑब्जर्व किया कि मोलिकुलर बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, सो मोलिकुलर बायोलॉजी को अच्छे से प्रिपेयर करना, बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं मोल बायो से। कंपेरेटिवली बायोकेमिस्ट्री इसमें ज्यादा है, बट लास्ट ईयर मोल बायो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। You have performed an experiment to determine inhibition mechanism of enzymatic reaction by studying kinetics in the absence or presence of inhibitor. The results depicted in the double reciprocal plot as shown in the figure suggest which mode of inhibition. इसमें कौन सा mode of inhibition है हमारा, ये बताना है आपको। सो डिफरेंट टाइप के ग्राफ दे रखे हैं, जो मैंने बुक आपको रेफर की थी कि आप पाथफाइंडर, जो पाथफाइंडर का बुक है वो पढ़ सकते हो। सो उसमें बहुत अच्छे से सारे के, जैसे कॉम्पिटेटिव, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव, सबका ग्राफ ऐसे सोन किया हुआ है। सो ये डायरेक्ट ग्राफ उस बुक में दिया हुआ है, आप उससे कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, अभी तक अगर आपने मेरे क्या आपको CSIR नेट या CSIR नेट गेट और डीबीटी जिसका भी प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना हो, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको सिलेबस पूरा करना है, कौन सी बुक रेफर करनी है, कैसे रिवीजन करना है, कहाँ से एमसीक्यू करना है, ये सब अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो आप मेरी वो वीडियो एक देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और आई बटन पे भी आप क्लिक करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ कैन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो ओके, दिस क्वेश्चन इज, इसमें क्या होता है कि जो हमारा कॉम्पिटेटिव होता है ना, उसमें तो हमारा होता है के मैक्स इंक्रीज, वी मैक्स चेंज नहीं होता। ओके, अनकॉम्पिटेटिव में क्या होता है कि दोनों ही चीजें डिक्रीज कर जाती है। नॉन कॉम्पिटेटिव में क्या होता है, के एम नो चेंज एंड वी मैक्स डिक्रीज, के एम नो चेंज और वी मैक्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वी मैक्स इसमें डिक्रीज, कॉम्पिटेटिव में वी मैक्स चेंज नहीं हो रहा था और के एम इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अनकॉम्पिटेटिव में दोनों ही चीजें डिक्रीज हो जाती है। और देखो इस ऑप्शन में यही दिखाया गया, सॉरी ग्राफ में, कि दोनों ही चीजें, यहाँ पे के एम होता है, ये भी डिक्रीज हो रहा है और वी मैक्स भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये इनहिबिटर के एब्सेंस में। अब ये ऊपर दिया हुआ है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो इनका रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब है कि आपका जो इंक्रीज होगा वो इस ग्राफ में डिक्रीज होगा, मतलब अगर मैं इस लाइन से ऊपर दिखाऊंगी देन वो डिक्रीज होगा। तो ये लाइन शो कर रही है कि के एम भी डिक्रीज हुआ है और वी मैक्स भी डिक्रीज हुआ है। ओके, सो आंसर विल बी अनकॉम्पिटेटिव, ठीक है। The double bond in most of polyunsaturated fatty acid in our body are in which configuration? So हमारी बॉडी जो होती है उसमें ज्यादातर बॉन्ड जो होते हैं डबल बॉन्ड, वो सिस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कौन से फॉर्म में होते हैं, सिस। और हम ट्रांस बॉन्ड उनमें मतलब अपनी तरफ से ऐड करते हैं, अगर हमें ट्रांस फैटी एसिड चाहिए होते हैं तो हम उनमें ऐड करते हैं, नेचुरली सिस फॉर्म पाया जाता है। ओके, Okay, which of the following molecules is not a second messenger? So बहुत easy है, serotonin, yes, it is not a second messenger. CMP होता है, DAG भी होता है, IAP3 भी। ओके, सो ये सेल बायोलॉजी से रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर आपने किसी भी कोई भी टॉपिक पे अगर आप देखना चाहते हो तो वो देख सकते हो, डिफरेंट सारे सिग्नलिंग मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। सेकंड मैसेंजर इन सब से रिलेटेड भी मैंने डाला हुआ है, पाथवे जितने भी है। अगर आपको अभी तक भी कुछ डाउट लगता हो सिग्नलिंग में, सो यू कैन रेफर दोज वीडियोस। ओके, metabolism of D-glucose through glycolysis results in the formation of pyruvate and ATP. In order to study metabolic activity to deoxy-D-glucose, we doesn't get processed through glycolysis is utilized as probe, ठीक है। जो ये
एक हमको मॉलिक्यूल दिया है 2 डी ग्लूकोज, जो कि ग्लाइकोलिसिस के थ्रू प्रोसेस्ड नहीं कर सकता। ओके ये यूटिलाइज किया गया है एज प्रोब। बेस्ड ऑन दिस स्टेप इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस विच एंजाइम एक्टिविटीज मोस्ट लाइकली बी अफेक्टेड बाय 2DG। देखो अब जो ये हमारा मॉलिक्यूल लग रहा है ये ग्लूकोज जैसा जैसा लग रहा है, ठीक है, 2 डी ग्लूकोज। सो क्या होगा इस केस में, व्हाट आई एम थिंकिंग कि 2 डी ग्लूकोज प्रोब की तरह यूज किया जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस्ड नहीं होगा। तो अगर हेक्सोकाइनेज जो कि फर्स्ट स्टेप पर जिसका सबस्ट्रेट ग्लूकोज होता है, हेक्सोकाइनेज अगर एक्ट करेगा तो वो कैसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना अपने मॉलिक्यूल को, ठीक है, क्योंकि उसको ग्लूकोज चाहिए होता है, बट 2 डी ग्लूकोज आ जाएगा तो वो स्टेप फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। सो इससे कौन सा स्टेप अफेक्ट होगा, फर्स्ट वाला जिसमें हेक्सोकाइनेज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। Base excision repair involves hydrolysis of phosphodiester bond on either side of a modified nucleotide followed by no। इसमें क्या होता है, बेस एक्सीजन में ओनली एक बेस निकलता है, ठीक है। सो बेस करने के लिए हमारा जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक होता है। Next option is excision of modified base by glycosylase followed by repair. This is the thing that occurs in base excision repair. So we have different type of repair mechanism, direct and indirect. Indirect में हमारे आ जाते हैं base excision, nucleotide excision, mismatch repair, ठीक है। और डिफरेंट टाइप के रिपेयर, होमोलोगस, नॉन होमोलोगस एंड एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म। ये डिफरेंट टाइप के रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं। डीएनए रिपेयर जो मोलिकुलर पाथफाइंडर में मोलिकुलर बायोलॉजी वाला चैप्टर उसमें दिए हुए हैं, सारे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। एंजाइमेटिकली अनमोडिफाइंग द मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड, नो। बेस एक्सिजन में ये नहीं होता। डबल स्टैंड ब्रेक ऑन बोथ साइड, नो। ये सिर्फ एक ही स्टैंड पर ब्रेक करता है और वो भी ग्लाइकोसाइलेज से, ठीक है। So answer will be option B. So okay, this is our last question. In the synthesis of proteins, which of the following steps does not involve hydrolysis of high energy phosphate group? बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम, ये इन्वॉल्व करता है। जब अमीनो एसिड टीआरएनए ए साइट पे बाइंड करता है तो वो इन्वॉल्व करता है एटीपी का, क्योंकि चार्जिंग के लिए चाहिए होता है। टीआरएनए के एक्टिवेशन के लिए भी चाहिए होता है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, देखो जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है ना उस टाइम पे हमको नहीं चाहिए होता एटीपी। जो पहले से ही बॉन्ड टूटे होते हैं वो वहीं से एनर्जी रिलीज होती है और वो वहां से एनर्जी ले लेता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। सो इस स्टेप पे हमें डायरेक्टली एटीपी की फॉर्म में या जीटीपी की फॉर्म में एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस डायरेक्टली स्टेप पे नहीं होती, ये और किसी स्टेप से एनर्जी लेके तब बना लेता है। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ट्रांसलोकेशन में भी चाहिए होती है। Okay guys, so I am hoping ki all of the question that I have discussed just now will be clear to you. If somehow you have any doubt in any question, you can write in comment box, or otherwise you can join me on Telegram group and you can ask there me if you are having any type of doubt. Okay guys, thank you so much for watching my video so calmly and patiently. Thank you so much guys. If you are new to my channel, then please subscribe my YouTube channel.